व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल टुडे। आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी, मैं आशा करता हूँ आपसे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से मैं झारखंड का अगला एपिसोड लेके आपके सामने आया हुआ हूँ। इस एपिसोड में हम लोग आज बात करने वाले हैं झारखंड की अफवाह प्रणाली के बारे में। अक्सर देखा गया है कि अफवाह प्रणाली से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, झारखंड की नदियों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अक्सर हर एक एग्जाम में, झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, 2-3 प्रश्न तो इसमें से आ ही जाते हैं। तो आइए आज हम इन 2-3 प्रश्नों को क्यों छोड़ेंगे, इन प्रश्नों को हम काफ़ी अच्छे ढंग से आज सीख लेंगे। आज मैं जो आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, आज मैं आपको जो बताऊँगा, जाहिर सी बात दोस्तों कि आपको ये देख लेने के बाद, ये वीडियो आपको अंतिम समय तक देख लेने के बाद आपको कहीं और कभी भी आपको झारखंड की नदियों के बारे में किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत सारे किताबों के साथ एक संग्रह किया है और मैंने आपके सामने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो बात करते हैं झारखंड की नदियों के बारे में, अफवाह प्रणाली के बारे में। तो वर्षा का पानी या फिर वर्षा जल या फिर किसी भी जल के बहाव को ही अफवाह प्रणाली कहा गया है या फिर ड्रेनेज पैटर्न कहा गया है। मुख्यतः यहाँ हम बात करेंगे झारखंड के बारे में। तो झारखंड की जो अफवाह प्रणाली है ये पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करती है, या तो फिर कह सकते हैं कि मानसून पर निर्भर करती है। बरसात के महीने में सारी नदियाँ बरसात के महीने में काफ़ी ज़्यादा भर जाती हैं, बरसात खत्म होने के बाद फिर वो सूख जाती हैं। अगर हम बात करेंगे अपवाद के रूप में, तो एक सोन नदी अपवाद के रूप में आता है, जो बरसाती नदी नहीं है, बाकी सारी नदियाँ बरसाती नदी हैं। और चूँकि झारखंड की नदियाँ पठारी और पहाड़ी प्रदेशों से होकर निकलती हैं, तो ये एक सर्पाकार बनाती है, मतलब कि सांप जैसा ये आकार बनाती है। और जिस कारण से सर्पाकार होने के कारण से और ये एक पठारी प्रदेश होने के कारण से काफ़ी ज़्यादा चट्टानों की मात्रा नदियों में मिलती है, और जिस कारण से नदियाँ नौगम्य युक्त नहीं है, जिस कारण से नदियों में नाव चलाना उपयुक्त नहीं होता है। अपवाद में अगर हम बात करेंगे तो फिर मयूराक्षी हमारा एक नदी आएगा, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो नौगम्य नदी है। आइए हम बात करते हैं झारखंड की नदियों के बारे में। तो झारखंड के नदियों को अध्ययन के दृष्टिकोण से 2 भागों में बांटा गया है। कह सकते हैं कि पहला उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दूसरा जो आता है ना कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, मतलब कि वे नदियाँ जो यहाँ से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, और वे नदियाँ जो छोटा नागपुर के पठार से निकल के पूरब की ओर बहती है और दक्षिण की ओर बहती है। तो आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में। शुरुआत करते हैं यहाँ पे नदियों के बारे में। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी नदी अभी तक से आई है वो है दामोदर नदी। जी हाँ दोस्तों, दामोदर नदी के बारे में बात करते हैं। दामोदर नदी जो निकलती है लातेहार का टोरी नामक जिला से निकलती, लातेहार जिला का टोरी नामक एक जगह है, एक इसी क्षेत्र से निकलती है, टोरी से। और लातेहार से निकलती हुई ये बहुत सारे अपने सहायक नदियों के साथ मिल करके, जैसे कि बोकारो हो गया, कोनार हो गया, जमुनिया हो गया, ये कतरी हो गया, ये इनकी सहायक नदियां हैं। बराकर भी इनकी सहायक नदियां हैं। और इन सहायक नदियों से मिल करके ये अपनी प्रवाह प्रणाली या फिर अपनी प्रवाह को काफ़ी विशाल बना देती है, और जिस कारण से बरसात में ये नदी जो है ना बाढ़ का रूप ग्रहण करती है। और बाढ़ का रूप ग्रहण करने के कारण दामोदर को एक शोक माना गया है कि ये बंगाल का शोक है, अर्थात कह सकते हैं कि इसकी तुलना कोसी नदी से की जाती है। और क्योंकि ये इसका मैंने फैक्ट बताया, अब थोड़ा सा इसके कुछ और फैक्ट के बारे में जान लीजिए। क्योंकि बरसाती रहेगी और सारी नदियों का झुंड लेके ये अकेले पानी को लेके बहाएगी, एक प्रवाह करेगी, तो जाहिर सी बात है कि पानी तो गंदा होगा, जिस कारण से झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी इसी को माना गया है, और झारखंड की सबसे बड़ी नदी भी इसी को माना गया है। तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लंबाई जो दोस्तों वो कितना है, 524 किलोमीटर है। और जिसमें से झारखंड में जो इसका प्रवाह क्षेत्र होता है वो कितना है, तो वो 290 किलोमीटर इसका झारखंड का अफवाह क्षेत्र है। तो आइए बात करते हैं कि इसके अफवाह क्षेत्र कौन कौन पड़ते हैं। तो इसका टोटल जो अफवाह क्षेत्र होता है वो कितना है, तो ये 12,800 किलोमीटर इसका अफवाह क्षेत्र है। और ये कहाँ कहा जाता है, तो चूंकि ये टोरी नामक जगह से निकलती है तो लातेहार खुद इसमें शामिल होगा। उसके बाद ये लोहरदगा घुसती है, फिर ये रांची का एरिया कवर करते हुए बाहर निकलती है, फिर ये हजारीबाग जाती है, फिर बोकारो आती है, गिरिडीह के साथ साथ ये धनबाद भी जाती है। और इस नदी की यही विशेषता है कि इस नदी को 2 भाग में बांटा गया है, एक उत्तर नदी बोला गया है और एक निचला, मतलब ऊपरी नदी और निचली नदी। तो दामोदर से पहले जो नदी आती है, मतलब कि धनबाद से पहले जो नदियां यहाँ पे पार हो रही है, आ रही है, तो उसे क्या कहा गया है, उसे
ऊपरी नदी कहा गया है, और धनबाद के बाद जो आती है उसे क्या कहा गया है, उसे निचली नदी के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने इसके बारे में सब कुछ जान लिया है, लेकिन अभी वर्तमान में अगर बात करेंगे तो ये जो नदी दामोदर नदी है ये बहुत ही कम मतलब कि शौक के रूप में सामने आ रही है, क्योंकि अभी बहुत सारे नदी घाटी परियोजना और जल विद्युत परियोजना बनने के कारण से ये नदी अब शौक नहीं बल्कि वरदान साबित हो रही है। इसलिए इस नदी की अपनी विशेषता अब धीरे धीरे बढ़ गई है। और इसी नदी में अगर बात करेंगे तो झारखंड का समस्त कोयला पट्टी क्षेत्र जो आता है वो इसी नदी में आएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं दूसरी बड़ी नदी की ओर चलते हैं दोस्तों। तो क्या आता है वो हमारा, वो आता है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा दूसरी झारखंड की बड़ी नदियों में से एक है। इसका जो उद्गम स्थल है ना वो रांची का ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे रांची का क्षेत्र आता है, इसका नाम क्या है, नगड़ी। रांची के नगड़ी से ये स्वर्णरेखा नदी निकलती है। और पहले हम बात करेंगे स्वर्णरेखा का अर्थ क्या होता है। स्वर्णरेखा की विशेषता क्या होती है कि स्वर्णरेखा नदी में जो बाला होते हैं या फिर कण होते हैं, उन कण में स्वर्ण की मात्रा पाई जाती है, जिस कारण से क्या कहते हैं, स्वर्णरेखा नदी कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे, इसकी कुछ अपनी सहायक नदियां हैं, जैसे खरकई हो गया है, ये कारो हो गया है, ये कांची हो गया, ये सब इनकी सहायक नदियां हैं। और इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है ना वह बहुत बड़ा है, क्योंकि ये दो ही जिला में रहता है लेकिन बहुत बड़ा आता है। ये यहीं से खुद निकल सिंहभूम है ना, दो क्षेत्र रांची और ये पूर्वी सिंहभूम में ही अपना प्रवाह क्षेत्र को बनाता है। और इसकी जो टोटल प्रवाह क्षेत्र है वो कितना है, 11,868 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो ये दूसरी सबसे बड़ी नदी झारखंड की हो गई है। अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं, तो बहुत सारी नदियां यहाँ पे हम लोग के सामने आई हुई है, तो इनके सहायक नदी के बारे में बात करते हैं। बोकारो नदी अक्सर पूछ दिया जाता है कि बोकारो नदी कहाँ पे है। तो बोकारो नदी जो संगम अगर बात करेंगे बोकारो और हजारीबाग का जो एक क्षेत्र पड़ता है उस बीच में, तो उसी जगह में ये बोकारो नदी आती है। जमुनिया का बात करेंगे, ये जमुनिया नदी सहायक नदी है, ये इसके बारे में विशेषता ज़्यादा नहीं है। कोनार नदी में भी कोनार बांध बना हुआ है, इसलिए इसकी विशेषता बढ़ जाती है। थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे एक दूसरी बड़ी नदी बराकर नदी। जी यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उसी बराकर नदी के बारे में जो गिरिडीह क्षेत्र में पड़ता है। गिरिडीह का जो पारसनाथ की पहाड़ी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पारसनाथ की पहाड़ी, जिसमें सनमत शिखर है जो 1365 मीटर की ऊंचाई पे त्रिकुट की पहाड़ी है, सनमत शिखर है। तो उस शिखर का जो वो क्षेत्र जो बसा हुआ है, पूरा गिरिडीह शहर जो बसा हुआ है वो बराकर नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, बराकर नदी की सहायक नदी का नाम उसरी सहायक नदी उसका नाम है। तो इसका अफवाह क्षेत्र बहुत ज़्यादा नहीं है, ये केवल गिरिडीह और धनबाद तरफ से बनता है। धनबाद में मेथन डैम बनने के कारण से इस नदी की विशेषता बढ़ गई है। और इन नदियों में कुछ कुछ तीर्थ स्थल भी बनाए गए हैं, जैसे कि जैन तीर्थ स्थल हो गया और मुनेश्वरी तीर्थ स्थल हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं दोस्तों, यही अगर इधर ही हम आए तो इधर से ही थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अजय नदी। ये एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल झारखंड में नहीं होकर के बल्कि बिहार का मुंगेर जिला से होता है। मुंगेर जिला से होता हुआ ये देवघर आता है और देवघर से दुमका होते हुए फिर से ये भागीरथी नदी में मिल जाती है। और इसका अंत कहाँ पे होता है, भागीरथी नदी में होता है। और इसकी जो अपनी खुद की जो अफवाह प्रणाली है वो कितना है, तो 3612 किलोमीटर है। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे मोर या फिर मयूराक्षी नदी के बारे में। मोर या फिर मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थल है उसे क्या बोलते हैं, तो वो त्रिकुट की पहाड़ी है। त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ पे है दोस्तों, तो वो देवघर में है। और त्रिकुट की पहाड़ी के साथ देवघर में आता है और देवघर के साथ साथ ये यहाँ से दुमका और दुमका से गोड्डा होते हुए ये जब ये शुरुआत में निकलती है अपने जिस स्थान से इसका जो जन्म होता है तो उसे मोतिहारी के नाम से जानते हैं। मोर नदी को मोतिहारी के नाम से जानते हैं। और जब ये भुरभुरी नदी के साथ जब संगम करती है, भुरभुरी नदी जब इसके साथ आके मिल जाती है तो इसका नया नाम बनता है और इसे मोर या फिर हम मयूराक्षी कहते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं बांसलोई नदी के बारे में। बांसलोई नदी का बहुत बड़ा विशेषता नहीं है, क्योंकि बांसलोई नदी गोड्डा के बांस पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है और उसका जो अफवाह प्रणाली है वो गोड्डा में ही है। अब थोड़ा सा बात करते हैं ब्राह्मणी नदी के बारे में। ब्राह्मणी नदी की अपनी विशेषता है। ब्राह्मणी नदी और ये गुमानी नदी, दो नदियां इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये दो नदियां जो है ना ये दो नदियां हो गई हैं और ये बांसलोई, ये तीन नदियां जो यहाँ पे सामने आपको दिख रहे हैं, तीनों का यह स्थल जो है ना ये तीनों गंगा में जाकर के मिल जाती है, इसलिए इसकी विशेषता होती है।
गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो गुमानी है, ब्राह्मणी है और बांसलोई है, जो झारखंड से जाती है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने इधर से थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लिया। अब थोड़ा सा कुछ नदियाँ जो बच गई हैं, हम अब थोड़ा सा इस तरफ रुख करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ पे इस जगह में आते हैं, शंख नदी के बारे में बात करते हैं। शंख नदी की अपनी इंपॉर्टेंस क्या है, आइए आज हम जानते हैं। तो शंख नदी की इंपॉर्टेंस क्या है? ये निकलती कहाँ पे? ये गुमला का चैनपुर प्रखंड से निकलती है, और वहाँ से निकलने के बाद ये गुमला के बाद जो ये जो क्षेत्र यहाँ पे आया ना, ये दक्षिण कोयल से मिल जाता है। और इसकी अफवाह प्रणाली कितनी है? तो 4107 बनता है। और ये गुमला जिला से निकल करके यहाँ पे आपका ये पश्चिमी सिंहभूम है ना, बस इस क्षेत्र में ये सिमट जाता है। अब थोड़ा सा बात करेंगे थोड़ी सी बड़ी नदी के बारे में, जो झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दक्षिणी कोयल, जिसकी उद्गम स्थल कहाँ से होती है? तो जिसकी उद्गम स्थल कहाँ से होती है? तो ये भी रांची का नगरी से होती है। रांची के कहाँ से? रांची के नगरी से होती है। और ये जो नदी है, ये रांची और पश्चिमी सिंहभूम के बीच में साथ साथ थोड़ा सा लोहरदगा की ओर जाता है, और वो अफवाह क्षेत्र को भी अपने साथ में शामिल कर लेता है। तो देखिए इसकी विशेषता, इस चीज़ की विशेषता क्या है कि इसकी कुछ सहायक नदियाँ क्या है? ये कारो इसकी सहायक नदियाँ हैं, इसलिए कोयल कारो परियोजना या फिर ये जो दक्षिणी कोयल के साथ में कोयल कारो परियोजना भी चलाई जा रही है, जो काफ़ी ज़्यादा बिजली उत्पादन में सहायता करती है। अब थोड़ा सा बात करते उत्तरवर्ती नदियाँ होंगी, मतलब कि सारी नदियों का उद्गम स्थल तो झारखंड से कुछ होगा, कुछ झारखंड से बाहर से होगा, लेकिन जो उसका अंत जो होगा वह उत्तर की ओर होगा। उसका प्रमुख नदियों का जो मुहाना होगा वह गंगा ताल क्षेत्र की श्रेणी में वो आएगा। जैसे सोन नदी के बारे में बात करते हैं, तो इसकी जो उद्गम स्थल है वह मैकाल पर्वत में जो अमरकंटक की जो पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी से इसकी उद्गम स्थल होता है। और यह गढ़वा और पलामू दो हिस्सों करके मिला करके ये अपना अफवाह क्षेत्र को बनाती है, और ये 9030 किलोमीटर अपना अफवाह क्षेत्र बनाती है। और इसकी जो मुख्य सहायक नदी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है उत्तरी कोयल। तो अब थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं हम उत्तरी कोयल के बारे में। उत्तरी कोयल का जन्म जो होता है वह रांची का जो मध्य भाग है, मध्य पठारी भाग, जिसे हम क्या बोलते हैं? पीस्का के नाम से जानते हैं। तो पीस्का से इसका उद्गम स्थल होता है, और इसकी कुछ अपनी सहायक नदियां हैं। एक औरंगा इसकी सहायक नदी आती है, और एक अमानत नदी इसकी सहायक नदियां हैं। और इन दो नदियों के साथ मिल करके ये अपने अफवाह क्षेत्र को बड़ा करती है, और ये जा करके मिल जाती है सोन नदी में। और सोन नदी इन दोनों नदियों को लेकर के मिला करके वो जा कहाँ मिलती है? वो मिल जाती है गंगा में मिल जाती है। और इसीलिए ये नदियाँ जो है ना, ये नदी जो है ना, ये बरसाती नदी नहीं है, एकमात्र नदी जो बरसाती नहीं है। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे पुनपुन नदी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे फल्गु नदी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहीं पे आपका एक नदी आएगा जिसका नाम क्या है? सकरी नदी ये नाम है। इसी के सामने एक नाम आएगा, क्या नाम आएगा? चानन नदी आएगा। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे नाम दिया इन नदियों के बारे में, तो इन नदियों की जो विशेषता, अपनी विशेषता तो है, इन सारी नदियों का जो उद्गम स्थल होता है ना, वो रांची पठार के मध्य भाग से ही ये सारी नदियाँ निकलती हैं। तो ये जो यहाँ छोटा नागपुर का जो पठार जो आपका आ रहा है, तो यहाँ से जब ये सारी नदियाँ निकल रही है, तो इससे फायदा क्या हो रहा है कि थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे फल्गु के बारे में। फल्गु नदी की अपनी बहुत बड़ी विशेषता रही है, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध धर्म के बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे चीज़ों का साक्ष्य मिला, जिस कारण से यहाँ पे लोग फल्गु नदी में पिंड दान करने के लिए आते हैं, और लोग पितृ शुल्क के समय यहाँ पे पिंड दान करते हैं। और इस नदी की विशेषता यही है कि ये नदी में लोग बोलते हैं कि अपना पाप को आके यहाँ पे धोते हैं। सकरी के बारे में तो बता ही दिए, चारण के बारे में बता दें। चारण नदी जो है वो सकरी की सहायक नदियाँ हैं। और ये जो यहाँ पे नदी आपको दिख रही है, सारी नदियाँ जाकर कहाँ मिलती हैं? तो ये जाकर मिलती कहाँ पे? यहीं से जो नदी गया है ना, यहाँ पे ये हिस्सा जो गया है कौन सा है? गंगा वाला है। तो ये सब जाकर कहाँ मिलती है? सब जाकर गंगा से मिल जाती है। थोड़ा सा बात करेंगे पुनपुन के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं? सुमागधी भी कहते हैं। इस नदी का विशेषता क्या है? सुमागधी है, या फिर कह सकते हैं कि बामागधी भी इस नदी को कहा गया है, पुनपुन को। तो दोस्तों हम लोगों ने आज ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, झारखंड का अफवाह प्रणाली के बारे में पढ़ा है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो देखिए दोस्तों, मैप के माध्यम से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई भी चीज़ को पढ़ने में असुविधा नहीं होगा, या तो फिर आप कुछ भी चीज़ को याद कीजिएगा तो मैं दावे से कह दूंगा कि आपको दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस
वीडियो को शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि मैं आपको लगातार नए नए नोटिफिकेशंस आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, क्योंकि मैं आपको लाके अगला वीडियो देने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपसे। आज मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। जय हिंद।